हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का उत्कर्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सारे लोग? उम्मीद करते हैं कि सब लोग अच्छे होंगे। लेकिन आरओ का एग्ज़ाम नज़दीक है तो तनाव थोड़ा होगा, लेकिन तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है। उत्कर्ष के सभी शिक्षक और मैं आपके साथ हूँ। सबसे बड़ी चिंता इस समय आप विद्यार्थियों की यही होगी कि सर अलग अलग विषयों में कैसे बेहतर से बेहतर स्कोर बनाया जाए, जीएस में कैसे बेहतर स्कोर लाया जाए, करंट अफेयर में कैसे बेहतर स्कोर लाया जाए, यूपी स्पेशल में कैसे लाया जाए, कुल मिलाकर के हम उस स्कोर तक कैसे पहुँचे जहाँ से हमारा सिलेक्शन हो जाए। उसी कड़ी में अब आपके लिए एग्ज़ाम तक हम कोशिश करेंगे कि डेली आपको 5 स्पेशल क्वेश्चन पॉलिटी के कराते रहें, व्याख्याओं के साथ कराते रहें और ऐसे मुद्दों के क्वेश्चन कराते रहें जहाँ क्वेश्चन गलत होने के चांसेस रहते हैं, जहाँ से बच्चों से गलतियाँ होती हैं, जहाँ आयोग फंसाने का प्रयास करता है और जहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन पुटअप होते हैं। ऐसे 5 क्वेश्चनों की सीरीज़ कोशिश करेंगे जैसे जैसे हमें समय मिलता रहेगा ये 5 क्वेश्चन आपके बीच हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तो चलिए उसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हैं। एक बार आप लोग शेयर कर दिए ताकि सभी विद्यार्थियों तक ये पॉलिटी की स्पेशल सीरीज़ आरओ के लिए सभी तक पहुंच पाए। चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं आज की इस सीरीज़ में। ये स्कोर बूस्टर सीरीज़ है, ये स्कोर बूस्टर सीरीज़ है कि आपके स्कोर को कैसे बेहतर किया जा सके। अगर सब विषयों में थोड़ी थोड़ी ताकत लगाकर आपने 10 क्वेश्चन अगर आप बढ़ा लिए, आपने एक एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट में हर सेगमेंट में बढ़ा लिया तो शायद आपका काम आसान हो जाएगा। पहला क्वेश्चन आज के सेशन का है पॉलिटी में कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद में संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार प्रदान किया गया, जबकि दूसरा स्टेटमेंट है कि केशवानंद भारतीवाद में मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के अधिकार पर रोक लगाई गई। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? हमें सत्य कथन का चयन करना है। तो स्टेटमेंट कौन सा है फ्रेंड्स? पहला ये कथन है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का मामला। सबसे पहले तुरंत सोचिए कि गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का मामला आया कब था। ये 1967 में मामला आया था। कब आया था? ये गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का जो मामला आया था वह 1967 में आया था। जैसा कि आपको पता है कि इस मामले में जो न्यायालय ने निर्णय दिया था, इसमें कितने जजों की बेंच बैठी थी, कभी कभी ये भी पूछा जाता है। तो इसमें 11 जजों की बेंच बैठी थी। कितने? 11 जजों की बेंच बैठी थी। 11 जजों की बेंच बैठी थी। दूसरी सबसे बड़ी बेंच है, ये ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ी बेंच जो है वह केशवानंद भारती केस में 13 जजों की बेंच बैठी थी और दूसरी सबसे बड़ी बेंच जो बैठी थी वह गोलकनाथ मामले में थी, 11 जजों की बेंच थी। इसमें फैसला क्या आया था? इसमें यह कहा गया था कि संसद फंडामेंटल राइट को न्यून करने वाली, न्यून का मतलब कम करने वाली या सीमित करने वाली कानून नहीं बना सकती, या सीमित करने वाली क्या नहीं बना सकती? कानून नहीं बना सकती है। ये इस केस में कहा गया है। न्यून शब्द का प्रयोग मैंने जानबूझ कर किया। अभी यूपीएससी में ये न्यून शब्द आया, बच्चों को परेशान कर रहा था। ये गोलकनाथ केस में ये निर्णय आया कि संसद मौलिक अधिकारों को कम करने वाली, सीमित करने वाली या न्यून करने वाली कोई कानून नहीं बना सकती। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि इस केस में संसद के ऊपर इस बात का प्रतिबंध लगा दिया गया था कि वह फंडामेंटल राइट को अमेंड नहीं कर सकती, यानी कि यह इसे संशोधित नहीं कर सकती, वह फंडामेंटल राइट को संशोधित नहीं कर सकती है। तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद में संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार नहीं मिला, प्रतिबंध लगा दिया गया। यही गलती होती है। तो क्या हुआ? अधिकार नहीं मिला, बल्कि इस पर क्या कर दिया गया था? प्रतिबंध लगा दिया गया था। इसका मतलब ये पहला स्टेटमेंट क्या है? गलत है। दूसरा क्या कह रहा है? केशवानंद भारतीवाद में मौलिक अधिकार में संशोधन करने के अधिकार पर रोक लगा दी गई थी। केशवानंद भारती केस आपका 1973 में आया, 1973 में आया। 13 जजों की बेंच इसमें बैठती है। ये सबसे बड़ा केस था, सबसे बड़ी बेंच यहाँ पर बैठती है केशवानंद भारती मामले में। यहाँ पर 24वां एवं 25वां संविधान संशोधन को भी चैलेंज किया गया था। इस केस में 24वां एवं 25वां संविधान संशोधन को भी चैलेंज किया गया था, जिसके कुछ हिस्सों को छोड़कर इसको वैधता भी इसमें प्राप्त हो गई, वैधता भी प्राप्त हो गई। लेकिन इसी केशवानंद भारती केस में आधारभूत ढांचे का सिद्धांत आया, जो कम से कम 5 बार आयोग ने पूछा होगा अब तक। इसी केशवानंद भारती केस में क्या आया? आधारभूत ढांचे का सिद्धांत आया। और इसी आधारभूत ढांचे के सिद्धांत के अंतर्गत क्या कहा गया कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति तो रखती है और वह कर भी सकती है, लेकिन वह संविधान के उन हिस्सों को संशोधित नहीं कर सकती जो संविधान का मूल ढांचा है।
जो कि मूल ढांचा है। यानी कि मौलिक अधिकारों में यहां संशोधन करने की शक्ति तो मिलती है, लेकिन एक तरफ यह प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है कि आप मौलिक अधिकारों में संशोधन तो कर सकते हैं, लेकिन आप उन हिस्सों को संशोधित नहीं कर सकते जो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है। क्योंकि 24वां संविधान संशोधन 1971 के बाद माध्यम से जो आर्टिकल 13 क्लॉज 4 जोड़ा गया था, उसमें यह बात लिखी गई थी संसद द्वारा कि अनुच्छेद 368 के तहत बनाई गई विधि 13 क्लॉज 2 के तहत विधि नहीं मानी जाएगी। यानी कि 24वां संविधान संशोधन के माध्यम से पुनः संसद ने मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति को प्राप्त कर लिया था। और इसको केशवानंद भारती केस में चैलेंज किया जाता है, क्या वास्तव में संसद को ये शक्ति प्राप्त रहेगी? क्या 24वां संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल है, ये वैध है, ये संवैधानिक है? न्यायपालिका ने कहा यस, ये स्वीकार कर लिया कि 24वां संविधान संशोधन वैध है। यानी कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, लेकिन संसद उन हिस्सों में संशोधन नहीं कर सकती जो संविधान का मूल ढांचा है। और दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है? केशवानंद भारती वाद में मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के अधिकार पर रोक लगाई गई नहीं, संशोधन करने के अधिकार पर रोक नहीं लगाई गई, मूल ढांचे में संशोधन करने पर प्रतिबंध लगाया गया। संशोधन करने की बल्कि अनुमति मिल गई थी। इसका मतलब है कि पहला भी गलत है और दूसरा भी। पूछा क्या गया है, दिए गए कथनों में से कौन सा सत्य है? न तो पहला सत्य है, न ही दूसरा। राइट आंसर इसका क्या होगा? डी हो जाएगा। दोनों स्टेटमेंट इसके गलत हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ इस लिहाज से नहीं देखना कि केशवानंद भारती केस में मौलिक अधिकारों की यहाँ केवल बात हो रही है, यहाँ पर संशोधन करने की शक्ति पर नहीं, मूल ढांचे की बात नहीं हो रही। मूल ढांचे में संशोधन करने पर प्रतिबंध लगाया गया, लेकिन मौलिक अधिकारों में संशोधन करने पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, मूल अधिकारों से संबंधित निर्णय को कालानुक्रम में लगाइए। मिनर्वा मिल्स केस, या आप ये कह सकते हैं निम्नलिखित निर्णयों को, यहाँ मूल अधिकार संबंधित नहीं कर सकते हैं, इसको मैं कट करूंगा। निम्नलिखित निर्णय को कालानुक्रम में समझाइए। ये निम्न डिसीजन को, ये जो डिसीजन दिए गए हैं, निम्न निर्णय को क्या करना है? कालानुक्रम में सजाना है। इनको क्या समझाना है? इनको को कालानुक्रम में समझाना है, कालानुक्रम में इसको लगाना है, सारे केस को बताना है। मिनर्वा मिल्स केस है, ए.के. गोपालन केस है, गोलकनाथ केस है, केशवानंद। अक्सर आयोग ऐसा सवाल पीसीएस में भी पूछता है और समीक्षाधिकारी में भी पूछता है कि निम्नलिखित निर्णय को कालानुक्रम में सजाइए, मतलब कि आरोही क्रम में लगाना है, घटते से बढ़ते हुए क्रम में जाना है। तो मिनर्वा मिल्स केस सबसे पहले दिख रहा है आपको, तो मिनर्वा मिल्स केस को पहले लिख लीजिए। ये केस कब आया? ये केस 1980 में आया। फिर ए.के. गोपालन केस आपको दिख रहा है, इसको भी लिख लीजिए। ए.के. गोपालन केस 1950-51 में आया। वहीं गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का मामला है, अभी आपने देखा भी था, ये 1967 में आया। और केशवानंद भारती केस की अगर बात किया जाए तो ये केस 1973 में आया। कब? ये केस 1973 में आया। अब इसको कालानुक्रम में सजाना है, तो इसका मतलब सबसे पहले क्या आएगा? 50 आएगा, और 50 किस में है? 2 में है। 50 के बाद क्या आएगा? 67 आएगा। 67 किस में है? 3 में है। इस तरीके से क्या करिए, क्वेश्चन सॉल्व करते समय जब सजाने का क्रम आए, हल्का सा सावधानी हटेगी तो क्वेश्चन आता हुआ भी गलत हो सकता है। इसलिए गलती ना होने पाए तो सावधानी बरतना है आपको। फिर 3 लगा लिया आपको। उसके बाद 67 के बाद क्या आएगा? 73। 73 किस में है? 4 में। तो इसको कहाँ आएंगे? तो इसको आप 4 में ला देंगे। फिर सबसे लास्ट में 80 आएगा। 80 कहाँ पर है? 1 सबसे लास्ट में होगा, और यही आपका आंसर होगा जहां विकल्प में दिया गया होगा 2 3 4 1। 2 3 4 1 राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। इसमें से कुछ और सवाल बन सकते हैं सर? बिल्कुल बन सकते हैं, सुनिए ध्यान से। एक सवाल ये बन सकता है कि मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ के मामले में 1980 में कुछ स्पेशल डिसीजन आए थे। हाँ, 2 डिसीजन याद रखिएगा, आप अपनी कॉपी में नोट करिए। पहला डिसीजन कि इसी मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ के मामले में कहा गया था कि संसद के संविधान में संशोधन करने की सीमित शक्ति भारतीय संविधान का मूल ढांचा है। ये पहला नोट करिए, संसद के संविधान में संशोधन करने की सीमित शक्ति संविधान का मूल ढांचा है, यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर है। और इसी मिनर्वा मिल्स केस में यह भी कहा गया था कि मूल अधिकार और निदेशक तत्वों के मध्य संतुलन, क्या? मूल अधिकार और निदेशक तत्वों के मध्य संतुलन भी भारतीय संविधान का मूल ढांचा। ये 2 क्वेश्चन और याद रखिएगा, ये 2 इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट है वही बता रहा हूं, बाकी निर्णय और भी बहुत सारे थे, और भी बहुत सारे मामले थे, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम ओरिएंटेड, उसकी मैं चर्चा कर रहा हूं। ए.के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य के मामले में कोई खास बात? इस केस में न्यायपालिका ने कहा कि जीवन के अधिकार का संबंध केवल जीवित रहना है, यानी कि यहां पर जीवन के अधिकार की बहुत संकीर्ण व्याख्या की गई थी। और गोलकनाथ पंजाब राज्य के मामले में सबसे महत्वपूर्ण मामला क्या है कि मौलिक अधिकारों
में संशोधन करने की संसद की शक्ति को सीमित कर दिया गया था। अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया भी। और इसमें दूसरी सबसे बड़ी बेंच बैठी थी 11 जजों की बेंच, इसको भी याद रखिएगा। और केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में आधारभूत ढांचे का सिद्धांत आया, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और सबसे बड़ी बेंच बैठी थी, इसमें 13 जजों की बेंच बैठी थी, ये बात याद रखिएगा। ये 4 सवाल और भी बन सकते हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आंसर आपका सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। केवल 5 क्वेश्चन डेली हम लोग ऐसे करते रहेंगे, कोशिश करेंगे। थोड़ा शेड्यूल व्यस्त रहता है, करंट अफेयर भी है, यूपी स्पेशल भी है, पॉलिटी भी है, और इसके बाद इतनी सारी क्लासेस हैं, सुबह आपकी करंट की है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए मैं समय निकालूं और कम से कम डेली 5 क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस में लगातार एग्जाम तक कराता रहूंगा। तो जो अंधे मोड़ हैं पॉलिटी के, जहाँ जहाँ दिक्कतें बच्चों को आती हैं, उसको मैं कोशिश करूंगा कि क्लियर कर दूं। जो बहुत आसान मुद्दे हैं, जो आपको पता है, मैं वहाँ पर कोशिश करूंगा उसकी चर्चाएं मैं ना करूं। जहाँ प्रॉब्लम होती है मैं वहीं की चर्चाएं करने की कोशिश करूंगा। अगला क्वेश्चन है कथन ए, भारत राज्यों का संघ नहीं है। दूसरा कारण, किसी भी राज्य का क्षेत्र, सीमा, नाम उसकी सहमति के बिना भी परिवर्तित करने की शक्ति संसद के पास है। सबसे पहला काम, क्वेश्चन सॉल्व करते समय क्वेश्चन को बहुत बारीकी से पढ़ना चाहिए और उसके हर एक शब्द के मर्म को समझना चाहिए। कहीं भी अगर आप गलती किए तो आता हुआ सवाल गलत हो सकता है। कह रहा भारत राज्यों का संघ नहीं है, और अनुच्छेद 1 क्या कहता है? अगर अनुच्छेद 1 की बात करें तो अनुच्छेद 1 क्या कहता है? इंडिया दैट इज अ भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। भारत को राज्यों का संघ कहा गया है, भारत को राज्यों का संघ कहा गया है आर्टिकल 1 के अनुसार। आर्टिकल 1 के अनुसार राज्यों को संघ कहा गया है। इंडिया दैट इज अ भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। तो अनुच्छेद 1 की तो विपरीत हो गया, भारत राज्यों का संघ नहीं है ये कहा जा रहा है। तो कथन तो आपका यही गलत हो गया अगर आप पकड़ लिए तो। और ऐसे क्वेश्चन को पकड़ने में आसानी क्या होती है जानते हैं? ऐसे क्वेश्चन को पकड़ने में आसानी ये होती है कि अगर कथन गलत है तो एक ही जगह गलत, आंसर तो अपने आप मिल गया। लेकिन इसके माध्यम से कुछ सिखाना चाहेंगे आपको। भारत को राज्यों का संघ कहा गया, इसके 2 अर्थ होते हैं। ये आपके एग्जामिनेशन में सवाल पूछे जाते हैं। क्या अर्थ होता है? भारत राज्यों का संघ है, इसके निम्नलिखित 2 अर्थ हैं। यानी कि भारत संघ का निर्माण राज्यों के साथ किसी समझौते का परिणाम नहीं था। भारत संघ का निर्माण राज्यों के साथ किसी समझौते का परिणाम नहीं था। साथ ही साथ कोई भी प्रांत भारत संघ से अपने आप को अलग नहीं कर सकता, जबकि संसद के पास ये शक्ति है कि वह राज्यों को नष्ट कर सकती है अनुच्छेद 3 के तहत। इसीलिए तो कहा जाता है कि भारत कैसा है? भारत कैसा है? विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। यहाँ राज्यों का नाश हो सकता है लेकिन संघ का नाश नहीं होगा, इसलिए भारत को विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा जाता है। तो इसके 2 बातें और भी ध्यान रखिएगा। और भारतीय संविधान के भीतर भारत को कितने नाम से संबोधित किया गया है? 2 नामों से, भारत और इंडिया के नाम से संबोधित किया गया है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। और अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत को राज्यों का संघ कहा गया। किसके? अनुच्छेद 1 आर्टिकल 1 के अनुसार भारत को क्या कहा गया है? राज्यों का संघ कहा गया है। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन स्टेटमेंट है कि किसी भी राज्य का क्षेत्र, सीमा, नाम और उसकी सहमति के बिना भी परिवर्तित, देखिए भी शब्द पे फोकस करना है, परिवर्तित करने की शक्ति संसद को प्राप्त है। इन नए राज्यों के गठन की प्रक्रिया से सवाल पूछा गया है। ये नए राज्यों के गठन की प्रक्रिया से सवाल पूछा गया है। मैं बोलता हूं, आप कॉपी में नोट करते रहिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट। नए राज्यों के गठन की प्रक्रिया के लेकर के संविधान द्वारा शक्ति किसको दी गई है? संसद को दी गई है। तो नए राज्यों के गठन को लेकर सबसे पहले क्या किया जाता है? एक प्रस्ताव लाया जाता है, और ऐसा प्रस्ताव राष्ट्रपति की पूर्व सहमति के बाद लाया जाता है। तत्पश्चात संबंधित राज्य विधानमंडल के पास विचार हेतु भेजा जाता है, जिसके लिए राष्ट्रपति एक निश्चित समय सीमा निर्धारित करता है। संविधान नहीं करता, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति करता है। एक बार सवाल पूछा गया, आईएएस ने पूछा है कि संविधान के अनुसार नए राज्यों के गठन के संबंध में संबंधित राज्य विधानमंडल के पास संविधान के अनुसार 6 माह के भीतर उसको अपनी राय देनी होती। नहीं, संविधान में ऐसी कोई चर्चा नहीं है। इसके लिए राष्ट्रपति एक निश्चित अवधि निर्धारित करता है, जिसे वह बढ़ा भी सकता है, और उस निश्चित समय सीमा के भीतर राज्य विधानमंडल को अपनी राय देनी होती है। और जो भी राय राज्य विधानमंडल द्वारा दी जाती है उसे मानने हेतु केंद्र बाध्य नहीं है। ये यूपी पीसीएस 2023 में आया था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि राज्य विधानमंडल द्वारा जो भी राय दी जा रही है, केंद्र उसे मानने हेतु बाध्य नहीं है, संसद उसे मानने हेतु बाध्य नहीं है।
यहाँ ये निष्कर्ष अपने आप निकल गया। इसका मतलब किसी भी राज्य का क्षेत्र, सीमा या नाम उसकी सहमति के बिना भी परिवर्तन करने की शक्ति संसद रखता है, क्योंकि उनकी रायों को मानने के लिए जो है संसद बाध्य नहीं है। इस बात को याद रखिएगा। जाते जाते इस क्वेश्चन में एक बात और बताना चाहूँगा मैं कि नए राज्यों के गठन के संबंध में कोई प्रस्ताव राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति के बाद लाया जाएगा और संबंधित राज्य विधानमंडल के पास विचार हेतु भेजा जाएगा। ये व्यवस्था मूल संविधान में नहीं थी। इस व्यवस्था को 5वें संविधान संशोधन 1955 द्वारा स्वीकार किया गया है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और सबसे अंतिम बात, जब नए राज्यों के गठन का मामला हो, क्षेत्र सीमा नाम की सहमति का मामला हो, संसद ऐसा प्रस्ताव कौन से बहुमत से पारित करती है? तो साधारण बहुमत से। कैसे पारित करती है? साधारण बहुमत से पारित करती है, यानी कि सिंपल मेजॉरिटी से। इसीलिए कहा जाता है ये तकनीकी रूप से संविधान संशोधन नहीं माना जाता है। इतने क्वेश्चन और बन सकते थे, क्योंकि इन 5 क्वेश्चन के प्रैक्टिस के माध्यम से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझाना और कुछ 5-7 नए प्रश्नों को तैयार करना मेरा उद्देश्य है। इसलिए मैं डिटेल व्याख्या कर रहा हूं, लिखने की बजाय समझाने की कोशिश अधिक कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है ये सारे कॉन्सेप्ट आपको पता है, लेकिन अंतिम समय में मुझे रिवाइज कराना है और कन्फ्यूजिंग पॉइंट को मुझे क्लियर करना है। तो पहला गलत हो गया, दूसरा सही हो गया, तो राइट आंसर डी होगा। चौथा क्वेश्चन देखिए भाई, इस स्कोर बूस्टर सीरीज में चौथा क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 352 की उद्घोषणा किए जाने पर अनुच्छेद 19 में वर्णित मूल अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। और स्टेटमेंट दूसरा क्या है? अनुच्छेद 352 की उद्घोषणा किए जाने पर अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर अन्य मूल अधिकारों को निलंबित करने की शक्ति राज्यपाल के पास है। उपरोक्त में से सत्य कथनों का चयन करिए। पहला स्टेटमेंट है कि अनुच्छेद 352 की उद्घोषणा किए जाने पर, यानी कि राष्ट्रीय आपात लग जाने पर आर्टिकल 19 जो मूल अधिकार है वह स्वतः निलंबित हो जाता है, जिसके लिए राष्ट्रपति को कोई आदेश निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्या यह बात सही है? यस, ये बात आर्टिकल 358 में कही गई है। ये बात कहां पर कही गई है? ये बात अनुच्छेद 358 में कही गई है कि जब कभी भी देश में राष्ट्रीय आपात लगेगा, राष्ट्रीय आपात लगेगा तो आर्टिकल 19 जो है, अनुच्छेद 19 जो है, ये स्वतः निलंबित हो जाएंगे। लेकिन इसमें एक अमेंडमेंट किया गया, 44वां संविधान संशोधन 1978, 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978। और 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा यह कह दिया गया, अगर राष्ट्रीय आपात का आधार युद्ध या बाह्य आक्रमण होगा तभी आर्टिकल 19 अपने आप निलंबित होगा। अगर सशस्त्र विद्रोह के आधार पर, किसके आधार पर? अगर सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपात लगाया जाएगा तब आर्टिकल 19 अपने आप निलंबित नहीं होगा। ये सब व्यवस्था मूल संविधान में नहीं थी। इस व्यवस्था को 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा स्वीकार किया गया है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। और दूसरी बात, सशस्त्र विद्रोह शब्द भी मूल संविधान में नहीं था। मूल संविधान में इसके स्थान पर इंटरनल डिस्टर्बेंस शब्द का प्रयोग किया गया था, आंतरिक अशांति शब्द का प्रयोग किया गया था। लेकिन 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से उसे हटाकर सशस्त्र विद्रोह शब्द को संविधान में शामिल किया गया है। इसको भी ध्यान रखिएगा। क्लियर? इसका मतलब है कि ये पहला स्टेटमेंट आपका क्या है? सही है, क्योंकि 352 की उद्घोषणा किए जाने पर अनुच्छेद 19 में वर्णित मूल अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि अनुच्छेद 352 की उद्घोषणा किए जाने पर अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर अन्य मूल अधिकारों को निलंबित करने की शक्ति राज्यपाल के पास है। राष्ट्रीय आपात के समय राज्यपाल के पास कोई शक्ति नहीं है। मौलिक अधिकारों के निलंबन को लेकर के जो बातें बताई गई हैं वह 358 में है और 359 में है। 358 के बारे में ये चर्चा की गई है और 359 में कहा गया है भारत के राष्ट्रपति के पास ये पावर है कि जब देश में इमरजेंसी लगे तो वह मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकता है। लेकिन ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 20 और 21 का निलंबन नहीं हो सकता है। अनुच्छेद 20 और 21 का निलंबन नहीं हो सकता है। तो हम लोग कई बार समग्र रूप से पढ़ते हैं कि मौलिक अधिकारों की प्रकृति अस्थायी है कि अस्थायी है। मौलिक अधिकार अस्थायी हैं, क्योंकि इनको संशोधन करके घटाया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, सस्पेंड किया जा सकता है। लेकिन 2 ऐसे मौलिक अधिकार हैं जिसका सस्पेंशन नहीं होता, जिनकी प्रकृति अस्थायी मानी जाती है, वह 20 हैं और 21 हैं। अनुच्छेद 20 और 21 राष्ट्रीय आपात के समय में भी निलंबित नहीं होते। बाकी इन 2 आर्टिकल को छोड़कर भारत का राष्ट्रपति ऐसी शक्ति रखता है, राज्यपाल नहीं।
भारत का राष्ट्रपति ऐसी शक्ति रखता है कि अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर सभी मौलिक अधिकारों का वह निलंबन कर सकता है, लेकिन 20 और 21 का निलंबन नहीं कर सकता है। तो वही तो कह रहा है सर, लेकिन यह शक्ति राज्यपाल को दे रहा है, यह शक्ति राष्ट्रपति के पास है। अच्छा, क्या मूल संविधान से यह व्यवस्था थी कि अनुच्छेद 20 और 21 कभी निलंबित नहीं होंगे? नहीं, मूल संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। इस व्यवस्था को भी 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा अपनाया गया है कि राष्ट्रीय आपात के समय में भी भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं कर सकता है। इसका मतलब है कि दूसरा स्टेटमेंट गलत है। पूछा क्या गया है, दिए गए कथनों में से कौन सा सत्य है? पहला सत्य है, इसलिए राइट आंसर ए हो जाएगा। सबसे अंतिम सवाल, क्वेश्चन नंबर 5। इस सीरीज में आपके स्कोर बूस्टर सीरीज में केवल 5 क्वेश्चन डेली मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 5 क्वेश्चन। और हम कोशिश करेंगे कि जब तक आपका समीक्षा अधिकारी का एग्जाम नहीं हो जाता, मैं ऐसे 5 क्वेश्चन हर दूसरे दिन या हर दिन ऐसे वीडियो लाता रहूं, जिससे आपकी पॉलिटी में तैयारी और बेहतर हो जाए और जो कंफ्यूजिंग पार्ट हैं वो आपके क्लियर हो जाए। अंतिम सवाल देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 103वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद खंडों 15(6) और 16(6) के माध्यम से आर्थिक रूप से दुर्बल वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया। और वहीं कहा जा रहा है कि मद्रास राज्य बनाम चंपकम दोराईराजन 1951 के मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप अनुच्छेद 15 में संशोधन किया गया। अब पूछा जा रहा है दिए गए कथनों में से कौन सा कथन आपका सत्य है, कौन सा कथन आपका सही है? सही कथन बताना है। 103वां संविधान संशोधन हुआ कब था? 103वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 103वां संविधान संशोधन जो हुआ था वह आपका 2019 में हुआ था। ठीक है, इसके माध्यम से कितने खंड जोड़े गए भारतीय संविधान में? जहां एक तरफ अनुच्छेद 15 क्लॉज 6 जोड़ा गया, वहीं दूसरा तरफ 16(6) जोड़ा गया। और इन दोनों का संबंध किससे है? EWS से है, मतलब आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्गों की बात इसमें की गई थी। लेकिन 15(6) में भी आरक्षण दिया गया EWS को और 16(6) में भी आरक्षण दिया गया EWS को। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है कि 15(6) जो है ये 10% आरक्षण का प्रावधान क्या करता है, लेकिन कहाँ? शिक्षण संस्थानों में प्रवेश में करता है। शिक्षण संस्थानों में प्रवेश में 10% आरक्षण की बात करता है। और 16(6) का भी संबंध EWS से है, ये भी आरक्षण की बात करता है, लेकिन कहाँ? ये राज्य के अधीन नौकरियों में करता है। कहाँ करता है? ये राज्य के अधीन नौकरियों में आरक्षण की बात करता है। क्या करता है? ये राज्य के अधीन नौकरियों में आरक्षण की बात करता है। तो यानी कि दोनों का संबंध है तो आर्थिक रूप से दुर्बल वर्गों के लिए, यस, अनुच्छेद 15(6) का भी संबंध और 16(6) का भी संबंध आर्थिक रूप से दुर्बल वर्गों के आरक्षण के लिए ही है। और इन दोनों का संबंध 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 से है। इसका मतलब पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कहा जा रहा, मद्रास राज्य बनाम चंपकम दोराईराजन 1951 के मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप अनुच्छेद 15 में संशोधन किया गया था। यस, चंपकम दोराईराजन के मामले में न्यायपालिका ने कहा था कि मद्रास सरकार जो कुछ इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजेस में कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान कर रही है, ये मौलिक अधिकारों के विपरीत है। निदेशक तत्वों के लिए सही हो सकता है, लेकिन ये मौलिक अधिकारों के लिए ठीक नहीं है। और शुरुआती चरण में न्यायपालिका का झुकाव नीति निदेशक की तुलना में मौलिक अधिकारों की तरफ अधिक था और इसलिए ये निर्णय सुनाया था न्यायपालिका ने। और इसी निर्णय के प्रभाव को समाप्त करने के लिए संसद द्वारा क्या किया गया था? प्रथम संविधान संशोधन किया गया। लेकिन ध्यान रखना, एक बात और बताना चाहूंगा, प्रथम संविधान संशोधन जो किया गया ये संसद द्वारा नहीं किया गया, ये संविधान सभा द्वारा किया गया, क्योंकि संसद का गठन तो 1952 में हुआ और प्रथम संविधान संशोधन 1951 में ही हो गया था। और आज जैसा कि आपको पता है कि जब तक संसद का गठन नहीं हो गया था, संविधान सभा ही अंतरिम संसद की भूमिका निभाती थी, वही विधायिका का काम करती थी। और इस संशोधन के माध्यम से क्या किया गया था? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में 15 क्लॉज 4 जोड़ा गया था। 15 क्लॉज 4 जोड़ा गया था और 15(4) में ये लिख दिया गया क्या कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए लोगों के लिए राज्य विशेष प्रावधान कर सकता है और ये विशेष प्रावधान अनुच्छेद 15 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। इसीलिए कई बार कहा जाता है आरक्षण की झलक 15 क्लॉज 4 में ही दिख जाती है। हालांकि आरक्षण का प्रावधान स्पष्ट रूप से, प्रत्यक्ष रूप से 16(4) में किया गया है, लेकिन आरक्षण की महक जो है ना, वो पहली बार आर्टिकल 15 क्लॉज 4 में ही आ जाती है, जब प्रथम संविधान संशोधन के माध्यम से इसमें लिख दिया गया कि सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए लोगों के लिए राज्य विशेष प्रावधान कर सकता है।
ये सवाल भी पूछा गया है कि चंपकम दोराईराजन मामले का संबंध निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार से? अनुच्छेद 15 से है। अनुच्छेद 15 क्लास 4 से इसका संबंध है, इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि दोनों स्टेटमेंट सही है और यहाँ सत्य कथन बताना है तो राइट आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि मद्रास राज्य बनाम चंपकम दोराईराजन 1951 के मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप अनुच्छेद 15 में संशोधन किया गया था और 15(4) को जोड़ा गया। और इस प्रकार से आपकी 5 प्रश्नों की ये एग्ज़ाम बूस्टर सीरीज जो आरओ की एग्जामिनेशन के लिए मैं पॉलिटी की ये विशेष सीरीज चला रहा हूँ और कोशिश करूँगा इसको निरंतर जारी रखूँ ताकि पॉलिटी में आपकी और बेहतर तैयारी हो पाए और जो कन्फ्यूजिंग पार्ट हैं वो आपके क्लियर हो पाएँ। लेकिन आप विद्यार्थियों को कमेंट करके ज़रूर बताना है कि एग्ज़ाम बूस्टर सीरीज़ आपके लिए कितना लाभकारी होगी। क्या इस 5 क्वेश्चन की सीरीज़ के माध्यम से आप लोगों को पॉलिटी को रिवीजन में मदद मिलेगी या नहीं, इसको हम आगे जारी रखें तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस 5 क्वेश्चन की सीरीज़ का फीडबैक हम कोशिश करेंगे ऐसी ही सीरीज़ लगातार जारी रखें जब तक आपका समीक्षा अधिकारी का एग्जाम न हो जाए। लेकिन आपकी जिम्मेदारी है इसे अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि हर विद्यार्थियों तक ये सीरीज एग्जाम बूस्टर पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।